हेलो दोस्तों, आज से तकरीबन 2500 साल अगर हम पहले जाएँ ना, ग्रीक जो एथेंस था, ग्रीक का एक स्टेट या सिटी जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे उनका जो गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ करता था ना, वो कोई किंग या रूलर वगैरह नहीं था, एक अकेला रूलर नहीं था। लेकिन वहाँ पे मल्टीपल लोग जो है ना होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, मतलब कि जैसे कि या जैसे हम कह सकते हैं फ़ौज के लिए हुआ करते थे लीडर, जो उनके जनरल्स वगैरह या जो भी थे, वो कॉमन जो पीपल्स होते थे वहीं के, उनमें से ही चुने जाते थे, उन्हीं लोगों की तरफ से, जो कि आगे जाके असेंबली में उनका जो मसाइल वगैरह थे उनके ऊपर बात करते थे और ऐसे। तो उनका वो सिस्टम चलता था उस वक्त। तकरीबन 500 बीसी से लेके 400 बीसी के बीच की ये बात है। तकरीबन 463 या 61 बीसी में एक वहाँ पे लीडर उन्होंने चुना जिसका नाम था पेरिकल्स। और वो एक बहुत ही लाइक काम माइंडेड बंदा हुआ करता था। वो जो भी डिसीजंस लेता था बहुत सोच समझ के और बहुत मतलब कि रेशनल डिसीजंस लेता था, जिसमें कोई भी मतलब ऐसे जज्बात वगैरह या इमोशंस जो है ना, वो इमोशनल डिसीजन वो नहीं लेता था कभी भी। तो उसके दौर में ना फ्रांस जो एथेंस था उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, मतलब कि क्योंकि उसकी वजह से जो ना डिसीजंस वगैरह जो भी लिए जाते थे सोच समझ के। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी किंग्स वगैरह, जैसे आपने कई स्टोरी सुनी होंगी जिसमें जो ना इमोशंस में आके वो डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि जंग हो जाती है या कई ऐसे डिसीजंस जो बाद में उसी ही स्टेट के लिए जो नुकसान का रीज़न बनते हैं। लेकिन पेरिकल्स के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। वो बहुत ही सोच, मतलब उसका यही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा या जितना भी हो सके वो जो ना अवॉइड करता था कि कोई ऐसा इशू जिसकी वजह से कॉमन पीपल्स या एथेंस का जो सिटी है उसका नुकसान हो, जैसे कि कोई वार वगैरह पे तो वो कभी जाना ही नहीं चाहता था अपने सिटी को लेके। तो 461 BC से लेके कोई 430 BC तक ये बार बार चुना जाता था, क्योंकि वो वहाँ पे भी एक साइकिल होता है, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है तो हर 4 साल के बाद इलेक्शन होती है। वहाँ पे भी ऐसा हुआ करता था कि लोग चुने जाते थे हर 2-4 साल के बाद। उनका क्या पीरियड था आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा ही हुआ करता था कि लोग बार बार उसको चुनते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेता था और उसकी जो है ना वो इमोशनल जो है ना वो इमोशंस पे इतना कंट्रोल हुआ करता था, जिसकी वजह से उसने एथेंस के लिए बहुत कुछ किया था। और उसके लिए डिसीजंस जो भी उसने लिए थे एथेंस के लिए बहुत लाइक फ़ायदे के थे, लोगों के लिए बहुत उसके लोगों के दिल में उसके लिए बहुत इज़्ज़त बढ़ गई थी। तो उसको बार बार अपना वो असेंबली के मेंबर चुनते आ रहे थे, तकरीबन कोई 20-25-30 साल तक। तो अब जो ना 430 BC तक आते आते वो एक बहुत ही एक मतलब वेल ट्रस्टेड लोगों की तरफ से और वेल जो ना रेस्पेक्टेड बंदा बन गया था एथेंस का। तो उस वक्त एथेंस के पास दो पावर हुआ करती थी। एक तो उनके पास वेल्थ बहुत हुआ करती थी, क्योंकि वो कभी जंग पे कोई 50-100 साल से नहीं गए थे। और उसकी नेवी जो थी बहुत स्ट्रांग थी। और उसी वक्त एथेंस के कुछ ग्रीस जो कंट्री है उस वक्त लाइक जो एरिया हुआ करता था, वहाँ पे एथेंस के राइवल्स भी कुछ हुआ करते थे, जैसे कि स्पार्टा और उसके कुछ एलाइज। जो वो लोग जब जो देख रहे थे कि भाई एथेंस बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत वेल्दी हो रहा है, उसकी नेवी या जो भी बहुत पावरफुल हो रहा है, तो नॉर्मली इंसान का ऐसा ही होता है ना कि जब अगर एक कोई स्टेट है या एक हमारा ह्यूमन बीइंग का ऐसा होता है ना, एक अगर इंसान आगे बढ़ जाए तो दूसरा इनसिक्योर हो जाता है कि भाई ये कहीं हम पे अटैक ना कर दे या ऐसे वैसे। तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। स्पार्टा और बाकी उसके जो एलाइज थे उन्होंने सोचा कि भाई अगर एथेंस इतना आगे बढ़ जाएगा या उसकी जो है इकोनॉमी इतनी अच्छी हो जाएगी, उसकी आर्मी इतनी अच्छी हो जाएगी, उसकी नेवी इतनी अच्छी हो जाएगी, तो फिर वो हम पे ही कहीं अटैक ना कर दे कल को जाके। तो उन्होंने क्या किया, एलाइज ने और स्पार्टा ने एक जंग करने की मतलब कुछ प्लानिंग वगैरह करना शुरू कर दी एथेंस के ख़िलाफ़। तो स्पार्टा की जो ना वो ग्राउंड वाली आर्मी जो ना बहुत अच्छी हुआ करती थी और एथेंस की नेवी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और एथेंस के पास वेल्थ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो किसी स्पाई के थ्रू इनको एथेंस वालों को पता चल गया कि भाई जो स्पार्टा वाले हैं वो हमारे ऊपर जंग के लिए सोच रहे हैं हमारे साथ। तो काफ़ी जो फ़ौज के लोग थे, जनरल्स वगैरह थे, उन्होंने तो भाई सोचा ठीक है स्पार्टा आता है तो हम उसको मैदान में जाके लड़ेंगे, जंग के मैदान में, लैंड पे कहीं भी जाके तो हम उसको हरा देंगे। मतलब वो ऐसे सुन के इमोशनल डिसीजंस ले रहे थे उसी वक्त। जब पेरिकल्स जो था उसने कहा कि भाई नहीं, हम एथेंस के साथ या स्पार्टा के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते, मतलब क्योंकि उनकी जो लैंड की आर्मी है वो हमसे एक बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम अगर जाएंगे तो हम हार जाएंगे।
अच्छा, स्पार्टा ने एक और शर्त भी रखी थी कि भाई अगर कुछ सैंक्शंस वगैरह जैसे होते हैं ना, वो लगाए थे एथेंस के ऊपर कि भाई तुम ये करो, अदरवाइज़ हम लोग आप पे अटैक कर देंगे, वो वार्न किया था हम लोगों को। तो इनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, या तो जंग में जाना था या तो फिर वो जो उनका एक एग्रीमेंट था वो लाइक उनको रेस्पेक्ट देनी थी। तो पेरिकल्स ने कहा कि भाई चलो ठीक है, हम ना ही जंग में जाएंगे और ना ही उनकी कोई बात मानेंगे, जो भी वो उनकी डिमांड्स वगैरह वो कभी नहीं मानेंगे। तो इसके बीच का रास्ता ये था कि इसने कहा भाई हम जंग पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसे करते हैं, जो हमारा जो शहर का एक किला है ना, उसके अंदर जो भी हमारे लोग हैं एथेंस के, उनको लेके उनको बुला के वहीं पे रख लेते हैं, वहीं पे खिलाएंगे पिलाएंगे, वहीं पे जो रह लेंगे कुछ साल के लिए। क्योंकि अच्छा, पुराने ज़माने में जो जंगें होती ना, वो ऐसा नहीं कि एक हफ़्ता चली, 10 दिन चली, या फिर एक महीने में ख़त्म हो जाती, सालों के साल तक चली थी। ये वाली जंग जिसकी मैं बात करूँ तकरीबन 15 साल तक कंटिन्यू रही थी, और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ था। तो सब लोगों को, क्योंकि पेरिकल्स की उस वक्त बहुत रेस्पेक्ट थी और उसके डिसीजंस को बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी, और ये एक रेशनल डिसीजन था कि जंग में अगर जाएंगे तो हार जाएंगे, और अगर उनकी शराइत मान लेंगे तो फिर एथेंस की जो इकोनॉमी वगैरह है वो कमज़ोर पड़ सकती है। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम पेरिकल्स की बात को मान लेते हैं और जंग भी नहीं जाते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को जो भी उनके हैं, तो एथेंस का जो एक मेन कैपिटल या सिटी है जहाँ पे कोई बड़ा किला वगैरह बना हुआ है, वहाँ पे हम रख लेते हैं। और हम क्या करेंगे, स्पार्टा जब हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उनको वेट कराएंगे, मतलब कि उस वक्त तक वेट कराएंगे जब तक उनकी सप्लाईज वगैरह आना बंद हो जाएं, या उनकी जो, क्योंकि आपको जब जंग पे जा रहे हैं और किसी दूर एरिया में जा रहे हैं आप, तो आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है फूड की या सब चीज़ों की बार बार। तो उन्होंने सोचा था कि कब तक ये लोग रुकेंगे, मतलब 1 साल 2 साल 4 साल तक हम लोग उनसे, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते थे, क्यों उनकी जो लैंड की आर्मी थी वो बहुत एज़ कम्पेयर टू स्पार्टा के बहुत वीक थी। तो अच्छा, एथेंस की बैक साइड तो समुद्र था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने शहर को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेवी अच्छी है, तो हमारी अब जो भी नीड्स हैं तो वो हम समुद्र के थ्रू, हमारी नेवी जो है ना वो हमें चीज़ें लेके उसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन स्पार्टा के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो चलो उनका डिसीजन हो गया कि भाई हम जंग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये वाली स्ट्रेटजी कर रहे हैं ताकि हम स्पार्टा को हरा सकें। और उसके बाद जब ये टाइम आ गया, आखिरकार जंग, स्पार्टा वाली आर्मी भी आ गई, एथेंस के बाहर पूरा घेराव हो गया, और अब लोग सब अंदर आ गए। तो 1 साल 2 साल तक वो वहीं रहे। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि एथेंस की जो सारी की सारी पब्लिक थी, जो एक ही जगह पे अब इकट्ठा हो गई थी, बहुत कंजस्टेड वहाँ पे माहौल हो गया था, जैसे कि ना, क्योंकि सब आदमी, सब जो लोग थे वो एक ही किले में या एक ही इस पर्टिकुलर जगह पे रहा करते थे। तो वहाँ पे एक लाइक पेंडेमिक टाइप आ गया, जिसमें बहुत सारे लोग, तकरीबन 1/3 कहते हैं कि उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी वो, उसकी डेथ हो गई एथेंस की। उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग थे वो पेरिकल्स के बहुत खिलाफ हो गए। उनको लगता था कि ये सब कुछ पेरिकल्स का किया हुआ ही है, वो एथेंस को नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया कि भाई पहले सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और उसके बाद ऐसी कोई वबा आ जाए जिसकी वजह से सब लोगों का नुकसान हो जाए। हालांकि आखिर में एथेंस का जो पेरिकल्स को जो था, उसके भी फैमिली के मेंबर्स भी उस पेंडेमिक की वजह से उनकी डेथ हो गई, और पेरिकल्स की खुद की भी आखिरकार उसको लेते हुए डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब पेरिकल्स की डेथ हो गई तो फिर उसको अपोज करने वाले भी बहुत सारे थे। जब वो उसका डिसीजन आया था कि हम जंग में नहीं जाएंगे, तो जनरल्स वगैरह थे, क्योंकि जनरल्स को मोस्टली ये होता है, जो आर्मी में होते हैं उनको होता है कि भाई जंग में जाएंगे, जीतेंगे, हमारी रैंक्स बढ़ेंगी, हर कोई अपनी तरक्की के लिए, मतलब ये ऐसा होता है, ऐसा होता ही है ज़िंदगी में, या जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो बाकी जो लोग थे पेरिकल्स के अगेंस्ट वाले, उनको तो मौका मिल गया था। उन्होंने जैसे ही उसकी डेथ हुई तो कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग अब जंग पे जा रहे हैं, लेकिन स्पार्टा के साथ नहीं, स्पार्टा के जो एलाइज हैं उनके साथ जाएंगे। तो एक दूसरा एलाई था स्पार्टा का, मुझे उसका नाम पर्टिकुलर याद नहीं है। तो वहाँ पे उन लोगों ने जाके अपनी नेवी के थ्रू, नेवी की जो अपनी तकरीबन हाफ जो थी उनकी कैपेबिलिटी, उसकी उतनी नेवी उन्होंने भेज दी उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन जब स्पार्टा वालों को भी ये पता चला कि भाई हमारे एलाइज पे ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी थोड़ी री भेज के उनको वहीं पे हरा दिया। एथेंस की नेवी को भी उन लोगों ने हरा दिया। जब आधी नेवी को हरा दिया तो बाकी की उन्होंने री भेजी, तो उसको भी उन्होंने कुचल के दिया। मतलब कि अब एथेंस के पास नेवी भी नहीं थी, जो कि
पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थे, उनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब क्योंकि वो बहुत एक दूर एरिया में गए थे जंग लड़ने के लिए, उसकी वजह से उनकी अब नेवी भी बहुत वीक हो गई थी। और अब एथेंस के पास और कोई चारा नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ या तो सरेंडर करें या लैंड वाली अगर वार पे जाएंगे, मतलब कि लैंड के थ्रू अगर उन पे लड़ेंगे तो फिर तो वो वैसे भी हार ही जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एथेंस के ऊपर उन्होंने वो एग्रीमेंट जो था वो एक्सेप्ट किया कि भाई हम जो ना ये चीज़ें स्पार्टा को इसमें शेयर देंगे या ऐसा ऐसा कुछ। और तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो लोग हिस्ट्री में भी जो अपने दिमाग से काम लेते थे या इमोशंस पे मोस्टली कंट्रोल करते हैं ना, एक मैंने ये स्टोरी, एक बुक है जिसका नाम है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसका फर्स्ट चैप्टर है अभी, तो उससे ही देखी थी, पढ़ी थी, तो सोचा कि शेयर कर लेता हूँ। तो बहुत अच्छी स्टोरी मुझे तो लगी, शायद आपको भी अच्छी लगी, कि जो लोग इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं और रेशनल डिसीजंस लेते हैं ना, वो अपना तो फ़ायदा करते ही करते हैं लेकिन बाकी लोगों का भी बहुत भला करके जाते हैं। और हिस्ट्री में भी अगर उनका कहीं नाम रहता है तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज उनको याद किया जाता है। थैंक यू सो मच।